नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों हीट ट्रांसफर के यूनिट 5 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जहां पर आज मैं आप लोगों को बेसिक लॉस, रेडिएशन के क्या बेसिक लॉस है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बोला था, कंडक्शन में भी बोला था, कन्वेक्शन में भी बोला था कि हीट ट्रांसफर की जो तीन बेसिक मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीन हीट ट्रांसफर के मोड अपने अपने लॉस के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि कंडक्शन काम करता है फोरियर लॉ ऑफ मोशन, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन काम करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसी तरह से रेडिएशन के अलग अलग लॉ है, जिसमें से तीन बेसिक लॉज मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लांक्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स-ओसाइन लॉ। इसके बाद में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के दो लॉज के बारे में बताऊँ, क्योंकि वो दो लॉज के बेस पर दो थियरी जीटीयू के अंदर पूछी जा सकती है। फिलहाल आज मैं आप लोगों को जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट ऐसा है कि जिसमें से 3 मार्क्स में कोई भी एक लॉ आप लोगों को पूछा जा सकता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने मेरे प्रैक्टिकल के वीडियो में इसका परफॉर्मेंस भी आप लोगों को दिखा दिया है। प्लांक्स लॉ और लैम्बर्ट्स-ओसाइन लॉ ये आप लोगों के लिए थियरिटिकल पोर्शन है। हाँ, इसके बेस पर एग्जांपल के आने के चांस है, लेकिन चांस है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लॉ और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थियरी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के साथ में। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन अपने आप बनेगी। एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, कैपिटल ई इज द सिंबल फॉर द एमिसिव पावर, जो कि मैंने पहले भी बोला था, फिर से बता दूं। कैपिटल ई ओनली इज द सिंबल फॉर emissive power and B stands for black body। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी that emissive power of a black body is directly proportional, आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है। emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature, to the fourth power of its absolute टेम्परेचर के फोर्थ पावर के एब्सोल्यूट वैल्यू के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होगा। दैट इज द लॉ ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन। अभी आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन का यूज प्रोपोर्शनलिटी में नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनलिटी आपको हटानी पड़ेगी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे विल बिकम इक्वल, और प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हो तो कोई कांस्टेंट आएगा, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज सिग्मा। ये सिग्मा मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा इज द सिंबल फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये याद रखना क्योंकि आप लोगों को पूछा जाएगा। अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी दैट EB, कैपिटल EB, E मतलब एमिसिव पावर, B मतलब ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू T⁴, और यूनिट बनेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4, where EB, E मतलब एमिसिव पावर, B मतलब ब्लैक बॉडी, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आप लोगों को याद रखना है। शायद तक आप लोगों को एग्जांपल में नहीं देंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। 5 6 7 8, सिर्फ इतना याद रखो, 5 6 7 8 मतलब 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। आप लोगों को सिर्फ 5 6 7 8 इतना याद रखना है। 5 6 7 8, 5 और 6 के बीच में डॉट, 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4, ये हमारे सिग्मा की वैल्यू बनेगी। T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि मैंने डेफिनेशन में पहले बोल दिया, विल बी टेकन एज केल्विन और डिग्री सेल्सियस, वैसे केल्विन में लिया जाता है। EB एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ हो गया। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बेस पर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर कितनी है। हाँ, आपके पास में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, आपके पास में टेम्परेचर एट दैट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ होना चाहिए। वेवलेंथ की हमारे पास में कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी प्लांक्स लॉ के अंदर। क्लियर? तो नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, दैट इज द प्लांक्स लॉ। प्लांक्स लॉ क्या आएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया एंड पर यूनिट वेवलेंथ at given wavelength lambda, per unit time, per unit surface area and per unit wavelength at given wavelength। आप लोगों को जो पर्टिकुलर वेवलेंथ दे दी गई है, उस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में उस समय क्या वेवलेंथ बन रही है।
सुबह 9 बजे मॉर्निंग में 9 AM को सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन वही चीज दिन के 2 बजे सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब डेफिनेटली वेवलेंथ इज डिफरेंट इन द मॉर्निंग एंड द नून एंड इन द इवनिंग ऑल्सो। जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी चेंज होगी सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज होगी। दैट्स व्हाई वेवलेंथ इज द इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं प्लांक्स लॉ। तो इसे एक बार प्लांक्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज द रेडिएशन एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर T पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, मॉर्निंग में 9 AM कुछ अलग रेडिएशन होगा, इवनिंग में 2 PM को अलग रेडिएशन होगा और इवनिंग में 5 PM को एक अलग रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर एज अ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट सरफेस एरिया कितना है आपका, सोलर रेडिएशन कितने एरिया के ऊपर गिर रहा है। 4 मीटर स्क्वायर का एक ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट ले लो और 2 मीटर स्क्वायर का एक ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट ले लो। डेफिनेटली एरिया ज्यादा है वहां पर रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होगी। एरिया कम है तो वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। तो डेफिनेटली आपका पर यूनिट एरिया पर डिपेंड करता है। एंड पर यूनिट वेवलेंथ कितनी है, किस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर रहे हो। ब्लैक बॉडी की वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो तो ब्लैक बॉडी की वेवलेंथ स्टार्टिंग में कितनी ली थी और जब आप लोग गिन रहे हो पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में तब कितनी, तो वेवलेंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेफिनेशन के बेस पर फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला सीधा याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने की कोई बेसिक मेथड नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। E लैम्डा बी, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट गिवन वेवलेंथ। इसका मतलब ये बना, E लैम्डा बी का मतलब ये एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट गिवन वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दे दी गई है, उस वेवलेंथ के ऊपर ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर दैट इज गिवन बाय 2 पाई c स्क्वायर h into lambda raised to minus 5 divided by exponential ch upon lambda kt minus 1। फिर से एक बार, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट गिवन वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई c स्क्वायर h into lambda raised to minus 5 divided by exponential ch upon lambda kt minus 1। पैरामीटर समझते हैं। h, this h is the Planck's constant। जिस तरह से स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था उसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू थी, बिल्कुल उसी तरह से प्लांक का कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 6.6236 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकंड। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन में थी 5 6 7 8। यहां पर कोई ट्रिक नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। दैट 6.6236 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकंड। सेकंड पैरामीटर C, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको पता होगा, आप लोग स्कूल के टाइम में लिखते थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो 3 × 10⁸ नियर अबाउट लिया जाता है, बाकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.998 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग राउंड फिगर में कंसीडर करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आल्सो, वैक्यूम के अंदर भी। K, this one, it's not thermal conductivity, thermal conductivity समझ में चला। This is Boltzmann constant, सिर्फ Boltzmann constant। यहाँ पर आपके पास में स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, स्टीफन अलग है, बोल्ट्जमैन अलग है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। इन दोनों ने अपनी तरीके से लॉ बनाया था, इसीलिए स्टीफन बोल्ट्जमैन कंबाइन बोलते हैं। प्लांक्स के अंदर बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट अलग है, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल k आल्सो, एंड दैट वैल्यू इज 13.802 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जूल पर केल्विन। T is the absolute temperature, ठीक है। क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। E लैम्डा b is equal to C1 lambda raised to -5। इस पूरे इक्वेशन की जगह हम लोगों ने C1 कंसीडर किया, C1 into lambda raised to -5 divided by exponential CH upon lambda, CH upon lambda, sorry CH upon K, CH upon K की जगह कंसीडर करो C2 upon lambda t, C2 upon lambda t। तो हम लोगों ने क्या लिया पैरामीटर में 2 पाई c स्क्वायर h, उसकी जगह ले लिया C1, दैट C1 is equal to 2 पाई c स्क्वायर h, और CH upon K उसकी जगह हम लोगों ने ले लिया C2, CH upon K। C1 और C2 की कुछ वैल्यू मिलेगी क्योंकि 2
C2 है आपके पास, पाई की वैल्यू है आपके पास, C की वैल्यू है आपके पास, H की वैल्यू है आपके पास। C1 की वैल्यू बनेगी 0.374 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ जूल इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और उसी तरह से C2 की वैल्यू, देखिए C वैल्यू है आपके पास, H भी है और K भी है, तो C2 कांस्टेंट आप लोगों के बनेगा 1.4385 इनटू 10⁻⁻² मीटर इनटू केल्विन। ये कांस्टेंट्स की वैल्यू आप यहाँ पर रख के भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया प्लांक्स लॉ। नेक्स्ट लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या है? इट इज गिवन बाय I थीटा इज इक्वल टू IN cos थीटा। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी दैट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अभी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब क्या? सबसे पहले आपको इंटेंसिटी इसका मतलब पता होना चाहिए। वैसे तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में ताकत, कितनी कैपेसिटी के साथ में वो गिर रहा है। ठीक है, रेडिएशन मतलब कि सोलर रेस, सन रेस कितनी कैपेसिटी के साथ में, कितनी ताकत के साथ में, कितनी वैल्यू के साथ में हमारी ब्लैक बॉडी के ऊपर गिर रहा है, उसकी वैल्यू मतलब कि इंटेंसिटी। हम नहीं बोलते इतने इंटेंसिटी के साथ में फोर्स लगाया तो ये हटा, मतलब इतने इंटेंसिटी के साथ में वेव्स आए थे समुद्र के अंदर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इंटेंसिटी का वन टाइप ऑफ नॉर्मल मीनिंग में होता है ताकत। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैन बी डिफाइंड एज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I, इट इज द एनर्जी emitted in a particular direction। डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है, डायरेक्शन फिक्स है। इट इज द एनर्जी emitted in a particular direction per unit surface area and through a unit solid angle। एक और डेफिनेशन आएगी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है मैं आप लोगों को दिखा, पर यूनिट सॉलिड एंगल और पर सरफेस यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, दैट इंटेंसिटी इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और सॉलिड एंगल का मतलब ये होता है दैट द एंगल मेड इन ए स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल कॉन। ठीक है, दो सन रेस की वजह से, जस्ट लाइक दैट, दो सन रेस की वजह से जो स्फेरिकल एंगल जनरेट हो रहा है, दो सन रेस की वजह से जो स्फेरिकल एंगल जनरेट हो रहा है, दैट एंगल इज नोन एज द सॉलिड एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। क्लियर? तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बेस पर हमारा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ कुछ इस तरह से बनता है दैट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन ए डायरेक्शन थीटा, come to this side, यहाँ पर आना। Let's say this is your earth surface, ये हमारी earth surface है। Let's assume that earth surface के ऊपर ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन रे जो मैं दिखा रहा हूँ, let's say this is the normal radiation, स्टैंडर्ड सीधा आ रहा है। ठीक है, इस नॉर्मल रेडिएशन के रिस्पेक्ट में, या तो अर्थ सरफेस की नॉर्मल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अर्थ सरफेस की नॉर्मल एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल के ऊपर, ओवर हियर थीटा एंगल के ऊपर लाइक दिस, जो रेडिएशन आपका एमिट हो रहा है, जो रेडिएशन आपका एमिट हो रहा है, तो ये जो एंगल बना एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो थीटा एंगल बना उस थीटा एंगल के कोसाइन के रिस्पेक्ट होगा। फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान देना। अर्थ सरफेस के एक्सिस के ऊपर, नॉर्मल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अर्थ सरफेस की नॉर्मल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल के ऊपर, मतलब लेट्स से थीटा एंगल पर, थीटा एंगल के ऊपर जो रेडिएशन की इंटेंसिटी बन रही है that will be proportional to cosine, that will be proportional to cosine and that law is known as the Lambert's cosine law। फिर से एक बार Lambert's cosine law, I theta is equal to In cos theta, मतलब के intensity of radiation for a black body at an angle theta is equal to intensity of radiation for normal to the cosine angle made by the black body's emitter, ब्लैक बॉडी ने जो भी रेडिएशन एमिट किया उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक लॉस थे, तीन लॉ मैंने आपको बताए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लांक्स लॉ, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। आई होप कि आप लोगों को ये तीन लॉ में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट लॉ बताऊंगा, किरचॉफ्स लॉ और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये दो लॉ के बेस पर तीन थियरी आप लोगों को पूछी जा सकती है, क्योंकि विंड डिस्प्लेसमेंट में दो थियरी है,
ठीक है, 2 अलग अलग तरीके से आती है। दोनों थियरी 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को जीटीयू के अंदर पूछी जा सकती है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।